स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Study IQ. मेरा नाम नानकी बवेजा है and I'm faculty for economy at Study IQ. Students throughout my career, एक कॉमन क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट ने मुझसे कहीं ना कहीं किसी तरीके से पुट अप किया है वो ये है कि मैम व्हाट इज द वन बेस्ट बुक फॉर स्टडिंग इकोनॉमी, या एक कोई किताब बता दीजिए जिसको हम रेफर करके हमारा प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का काम बन जाए. So to answer that particular question, I would be elated to tell you all that Study IQ has come up with a book on Indian economy. Study IQ की अपनी एक Indian economy की book है which I also refer to make my classes, make my notes and make my PPTs. Definitely इसको मैं current affairs के साथ sum up करती हूँ, एडिशन करती हूँ. बट वन स्टॉप सोल्यूशन इफ यू आर लुकिंग फॉर वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आप बात कर रहे हैं, सो दिस इज वन पर्टिकुलर बुक विद जो मैं सबको सब प्रिस्क्राइब करूंगी कि आप ये ले लीजिए. प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से, मेंस में जैसे हमें आंसर्स लिखने होते हैं और हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं आंसर लिखने के लिए, सो दैट यू विल फाइंड पॉइंट्स फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे एज वेल. क्योंकि टाइम एंड अगेन जब मैं मेंस 100 पढ़ा रही थी वहाँ पे मेन से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो टाइम एंड अगेन आई कीप रीआइटरेटिंग द फैक्ट कि स्टूडेंट्स इकोनॉमिक सर्वे से अपने पॉइंट्स लिखिए. आंसर शुड बी सब्सटैंशिएटेड विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे. तो दिस बुक एक्चुअली comprises the data which is important for the mains as well as for prelims as well. So this book actually comprises of all the important data जो हमें मेंस के लिए प्रीलिम्स के लिए चाहिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये बुक ऑर्डर कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कैसे मिलेगी ये किताब. सो Amazon एंड फ्लिपकार्ट, आई थिंक आप सब जानते हैं व्हाट Amazon एंड फ्लिपकार्ट इज. Amazon एंड फ्लिपकार्ट को अक्सर आप लोग यूज़ भी करते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कुछ भी नहीं करना है, बस आपको amazon.com पे जाना है. amazon.com पे जाके what you have to do is you have to type Study IQ Indian Economy. जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने विंडो आ जाएगी ये वाली, वहाँ जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं. बिकॉज दिस इज़ वन सच बुक जो मैं रेफर करती हूँ वाइल टेकिंग क्लासेस फॉर ऑल ऑफ यू. बहुत सारा मटीरियल, बहुत सारी टेबल्स, ग्राफ्स जिसमें दिए गए हैं उसको डायरेक्टली आई एक्सप्लेन इट टू यू एग्जाम्पल्स से. सो इफ़ यू ऑल्सो विश टू बी इन टैंडम कि भाई मैम क्या बात कर रही हैं, उसका एक रिटन मटीरियल चाहिए, सो दिस इज़ द गो टू बुक फॉर ऑल ऑफ यू. व्हाट वील डू फ्रॉम टुडे इज़ कि देखते हैं इसमें कितने चैप्टर हैं. सो व्हाट आई थॉट ऑफ इज़ कि क्यों ना आपको इस बुक में से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर बाय चैप्टर, सो देयर आर 22 चैप्टर्स, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन कि भाई एक बेस बिठाना ज़रूरी है. सो द फर्स्ट चैप्टर टॉक्स अबाउट इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जो आज हम कवर करेंगे. जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसमें से वील टॉक अबाउट दैट. नेक्स्ट इज मनी, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग एंड सो ऑन, inclusive of agriculture, because agriculture is very important. If we talk about prelims, तो agriculture more or less geographical point of view से आता है. But when we talk about mains, तो mains में 4 क्वेश्चन फ्रॉम द इकोनॉमी साइड, एग्रीकल्चर का जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है वहाँ से आते हैं, राइट. सो गोइंग टूवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी, 22 चैप्टर्स हैं. सो डेफिनेटली डे बाय डे व्हाट वील कवर इज़ कि एक एक चैप्टर को उठाएंगे, कहाँ से इस किताब में से उठाएंगे. यू आर फ्री टू ऑर्डर दिस बुक क्योंकि बहुत सारे ग्राफ्स हैं, बहुत सारे टेबल्स हैं जिनका रेफरेंस मैं आपको दूंगी, तो वो बुक में ईजिली आपको मिल जाएंगे. वी विल कवर एंड टच अपॉन दोज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच विल हेल्प यू कवर एंड क्लियर योर प्रीलिम्स प्लस मेंस, ठीक है. सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से. विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन. अच्छा, ऑल्सो वन थिंग इज कि बीच बीच में व्हाट आई विल डू इज़ कि लाइव डाउट सेशन रख लेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आप सबके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं. इकोनॉमी डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट जो लोग इसे टफ बोलते हैं, आई टेक इट एज अ चैलेंज. ये मैं अपने पे चैलेंज लेती हूँ कि आई वुड वॉन्ट टू रिप्लेस दिस वर्ड टफ from the technical, ठीक है ना. I want to replace the word tough with technical because economy tough subject नहीं है, economy technical है.
टेक्निकल है, डेफिनेशंस पढ़नी पड़ती है, डेफिनेशंस को समझना पड़ता है, उनको अप्लाई करना पड़ता है. दैट इज वाई इट सीम्स टू बी लिटिल ऑन द डिफिकल्ट साइड और लिटिल ऑन द टफ साइड टू ऑल ऑफ यू. बट कोई बात नहीं, हम है ना यहाँ पे. फैकल्टीज होती ही क्यों है, क्यों हम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं? डेफिनेटली टू मेक योर लाइफ ईजी, टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन एन ईजियर मैनर. चलिए, सो आज का क्लास का एक थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ. एज आई सेड, फर्स्ट चैप्टर जहाँ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स होता क्या है, क्यों इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही है, क्यों आपको ये दुख सहना पड़ रहा है, जो आपको इतना टफ लगता है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. एक्चुअली व्हाट डज दिस सब्जेक्ट एक्चुअली टॉक्स अबाउट. उसके बाद हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, कुछ डेफिनेशंस की, जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द फर्दर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सो व्हाट वील स्टार्ट इज इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, एज टू व्हाई डू वी हैव टू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स. फिर कुछ बेसिक टर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स. उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई इन टुडेज क्लास. सो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स. सो ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, कहाँ से डिराइव्ड है? अगर आप बोर्ड पे देखोगे सो एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं ओकिनोनॉमिक्स, ठीक है ना. सो एक ग्रीक वर्ड है जिसको बोलते हैं ओकिनोनॉमिक्स. तो ओकिनो का मतलब क्या देख रहे हो आप? ओकियोस मतलब हाउसहोल्ड्स, वेराज नोमोस मतलब मैनेजमेंट. तो किसका मैनेजमेंट? अर्लियर, ये बहुत बिल्कुल एंशिएंट टाइप की बात कर रहे हैं. आजकल जो इकोनॉमिक की डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुकी है. इट इनकम्पासेस नॉट जस्ट द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, बट उस टाइम क्योंकि इकोनॉमीज इतनी डेवलप नहीं थी, हाउस होल्ड ये ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे गाँव कबीले होते थे, राइट. तो उस टाइम इकोनॉमिक्स को किस लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देखा जाता था? इस पर्सपेक्टिव से देखा जाता था दैट इट इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ households. But now if you see, आज के टाइम में it just does not involve the management of household, but it also involves the management of industries, of various sectors of economy, of the entire economy and the world around. ठीक है ना. आज जब आप इकोनॉमी का सिलेबस भी देखते हो तो सिर्फ एक हाउस होल्ड के मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से थोड़ी देखते हो. बट नेवरदीलेस जब इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व हो रहा था तब उसको सिर्फ एक मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाता था. ठीक है, चलो अब ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है? सबसे आप भाई हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी पड़ रही है? ताकि हमें पता चले कि हमारा इतिहास क्या कहता है, किस तरीके से हमारी जो कंट्री है वो इवॉल्व हुई है, वो ग्रो हुई है, क्यों हमारे यहाँ रिसोर्सेज है, कहाँ हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ऑल ऑफ दैट. तभी आप हिस्ट्री पढ़ते हो. ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हो? बिकॉज यू नीड टू नो कि अभी अगर इंडिया में विंटर्स है तो उसका रीज़न क्या है. सो यू हैव अ रीज़न फॉर एनीथिंग यू डू इन योर लाइफ. आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप प्रिपेयर कर रहे हो, देयर मस्ट बी डेफिनेटली अ रीज़न बिहाइंड इट. तो हमें इकोनॉमिक्स जब पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उसका एक रीज़न है. आप कहोगे मैम हाँ सिलेबस का पार्ट है, दैट इज़ द ओनली रीज़न. बट इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व कैसे हुआ? इवॉल्व इस तरीके से हुआ ऑफ द रीज़न दैट देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस. इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व क्यों हुआ? बिकॉज देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. अब आप इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगे ना उतनी जल्दी आपका जो सफ़र है इकोनॉमी को समझने का वो ईजी हो जाएगा. कि सारी इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट डेवलप ही दुनिया में इस वजह से हुआ था कि जो रिसोर्सेज हैं दुनिया में एक्सेप्ट फ्यू रिसोर्सेज जैसे कि वाटर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर अगर आप बात करें तो वो भी लिमिटेड है. बट इफ यू सी वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, ठीक है ना, एयर हो गई, दैट इज अनलिमिटेड. एक्सेप्ट फ्यू रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. जैसे कि कोल, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि लैंड, जैसे कि मनी एंड एनी रिसोर्स यू टेक. आप अपनी लाइफ की बात करें, ठीक है ना, आपकी लाइफ में क्या रिसोर्सेज अनलिमिटेड है? सर्टेनली नॉट. आपकी लाइफ में रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है. मान लीजिए आपकी जो पॉकेट मनी है वो 10,000 मान लेते हैं, ठीक है ना, तो वो 10,000 आपके लिए क्या हो गए? आपके रिसोर्स हो गए. लेकिन उसके कंपैरिजन में जो आपकी वांट्स हैं, जो आपकी नीड्स हैं, भाई नीड्स एंड वांट्स में भी डिफरेंस होता है. वांट्स एंड नीड्स में डिफरेंस होता है. वांट्स एंड नीड्स में क्या डिफरेंस होता है? नीड आपकी बेसिक नेसेसिटी होती है, वांट आपकी डिज़ायर होती है. खाना चाहिए क्योंकि बॉडी को चलाना है. लेकिन वांट क्या होती है? आपकी डिज़ायर होती है कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो. लेकिन गाड़ी के बिना भी ज़िंदगी निकल सकती है, लेकिन खाने के बिना ज़िंदगी
नहीं निकल सकती। तो बस वही डिफरेंस है वॉन्ट्स एंड नीड्स में। नीड्स आर बेसिक for the survival of human, whereas wants, as we talk about, is something more than which is not necessary for survival. अगर वो नहीं भी हो तो हमारी जिंदगी की गाड़ी जो है चल जाएगी। चलिए, so coming back to the point, क्यों हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे? Because there is scarcity of resources, whereas उसके कंपैरिजन में जो हमारी wants and needs हैं they are unlimited। जैसे कि हम अपनी पॉकेट मनी, अपनी सैलरी की बात करते हैं, पॉकेट मनी आती है थोड़ी सी, लेकिन उसमें से हमें अपने पीजी का रेंट देना है, हमें नोट्स का खर्चा देना है, हमें स्टडी IQ के लाइफ फाउंडेशन बैच की इंस्टॉलमेंट देनी है, हमें कोई किताब खरीदनी है, हमें स्विगी जोमेटो ऑब्वियसली मन करता है खाने का, दैट्स ओके, मेरा भी करता है, उसके पैसे देने हैं। तो भाई पैसे तो 8,000 ही हैं या 5,000 ही हैं, यू वुड बेटर नो कितने हैं, बट उसके कंपैरिजन में हमारी वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। सो क्या है, जो रिसोर्सेज है दुनिया में वो है स्कार्स। सो दैट इज़ वाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इवॉल्व कि किस तरीके से एक ह्यूमन बिहेव करता है जब उसको स्कार्स रिसोर्स एलोकेट होते हैं, किस तरीके से ह्यूमन टू ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन होता है जब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी चेंज होती है। एंड फॉर दैट रीज़न इकोनॉमिक्स को ह्यूमन साइंस, स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस भी कहा जाता है या सोशल साइंस भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर डेफिनेटली चेंज होता है। भाई आज आपके पास कम सैलरी आ रही है या कम पॉकेट मनी आ रही है, आपका जो स्पेंडिंग है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे ही आपको पापा ने इस मंथ, क्योंकि बर्थडे मंथ था, आपको एक्स्ट्रा पैसे डाल दिए, ठीक है, क्या आपका बिहेवियर इन व्हाट सेंस, आपकी स्पेंडिंग का पैटर्न चेंज नहीं होगा। एक कंट्री है जो टोटली इंपोर्ट डिपेंडेंट है और एक कंट्री जो एक सेल्फ सफिशिएंट है, क्या उसकी गवर्नमेंट का स्पेंडिंग पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न डिफर नहीं करेगा आपस में? डेफिनेटली करेगा। वाई? बिकॉज दोनों का पैटर्न डिफर नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। एंड दैट इज व्हाट वी विल स्टडी हेयर। सो दैट इज वाई इकोनॉमिक्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि किस तरीके से जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और कंज्यूम हो रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले तो क्या देख रहे थे कि जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है ना, सो दैट मैक्सिमम वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। अलॉन्ग विद दैट हम और चीज़ें क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ें देखते हैं कि क्या चीज़ें, कौन से गुड्स एंड सर्विस हमें प्रोड्यूस करने चाहिए और किस तरीके से कंज्यूम करने चाहिए। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू, किस तरीके से रेवेन्यू, डू नॉट वरी कि मैम ये रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, अभी हम जस्ट इसके बाद यही देखने वाले हैं एज टू व्हाट डज रेवेन्यू मीन्स। जब मैंने आपको बोला था कि हम अभी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली एक एक टर्म पे हम टच अपॉन करने वाले हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ किताब अपने सामने रखनी है और लेक्चर पे फोकस करना है एज टू व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना। सो इकोनॉमिक्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट allocation of revenue amongst various factors of production। factors of production क्या होता है हम बात करेंगे डेफिनेटली इस बारे में भी, ठीक है। it also studies the ways in which people uses the available resources to satisfy their wants, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये सारी प्रॉब्लम आई क्यों रही है, जड़ क्या है, फसाद क्या है कि देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। भाई अगर रिसोर्सेज अबंडेंस में होते हमें सोचना ही नहीं पड़ता हमें क्या प्रोड्यूस करना, क्या कंज्यूम, जो मन आया हम प्रोड्यूस करेंगे, जो मन आया कंज्यूम करेंगे। अब लैंड अगर हमारे पास अनलिमिटेड अवेलेबल होती तो हम पल्सेस भी उगाते, राइस भी उगाते, वीट भी उगाते, जूट भी उगाते, शुगर केन भी उगाते। बट देयर इज लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड विद एवरी कंट्री प्लस लिमिटेड टाइप ऑफ सॉइल दैट इज अवेलेबल। भाई सब एरिया की टोपोग्राफी अलग होती है, राइट। तभी हमें प्लान करना पड़ता है कि भाई हम किस टाइप का प्रोडक्ट कि किस टाइप का क्रॉप पहले उगाएंगे सो दैट फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री कुड बी इंश्योर्ड, राइट। कैन यू रिलेट दी पॉइंट्स? आ रही चीज़ें बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को रिलेट करके समझेंगे। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना पता नहीं कुछ टेक्निकल पढ़ रहे हैं। अभी तक तो हमने कुछ टेक्निकल बात ही नहीं करी, हम तो अपनी डेली लाइफ की बात कर रहे हैं कि भाई ये डायलेमा हमारे को रोज हर महीने फेस करना पड़ता है। इनफैक्ट हमारे फादर्स भी, भाई लिमिटेड इनकम है, वेराज बच्चों की फीस भी भरनी है, घूमने भी जाना है, कोई होली दिवाली भी आ जाती है बीच में, ठीक है ना। सो इट अफेक्ट्स आवर प्रोडक्शन पैटर्न, इट अफेक्ट्स आवर कंजम्पशन पैटर्न, राइट। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि किस तरीके से हम अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं टू मैक्सिमाइज आवर डिजायर वांट्स, ठीक है। चलिए
अब कुछ कॉन्सेप्ट्स टर्म्स जो हमें जानने ज़रूरी हैं बिफोर वी अंडरस्टैंड दी डीपर कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। उसमें से फर्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होते हैं, क्या इनमें डिफरेंस होता है या इनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है? डेफिनेटली नहीं। गुड्स ऑल टुगेदर डिफरेंट होते हैं सर्विसेज से, ठीक है ना। बहुत ही एक ब्यूटीफुल टेबल बनाई हुई है इफ़ वी टॉक अबाउट, डेफिनेटली मैंने यहाँ भी लिखा है, बट एक टेबल भी दी गई है किताब में, उसको जो बच्चे आप खरीदेंगे सो यू कैन एक्चुअली सी एज टू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। सो इफ़ वी टॉक अबाउट एक्चुअली मुझे वो पेज नंबर नहीं मिल रहा है, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू एज टू व्हाट इज़ द पेज नंबर जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस बना हुआ है। सो चलो अभी बात करते हैं, अभी पहले समझ लेते हैं फिर किताब को भी देख लेंगे। गुड्स क्या होते हैं? दे आर टैंजिबल। टैंजिबल मतलब विच कैन बी समथिंग विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड। टैंजिबल क्या होता है? जिसको हम छू सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। दे हैव फिजिकल डायमेंशन, ठीक है ना, 3D 5D राइट। लेकिन सर्विसेज को क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, ठीक है। एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, व्हाट डज दैट मीन? किस तरीके से ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली? इफ़ यू टॉक अबाउट सर्विसेज, तो सर्विसेज के केस में जैसे कि आप होटल में जाते हैं या आप एक बार्बर के पास जाते हैं, नाई के पास जाते हैं, तो क्या आप जो नाई बाल काट रहा है उस सर्विस को उससे एक्सक्लूड कर सकते हैं, उससे अलग कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज द सर्विस इज एक्चुअली अटैच टू द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग और डिलीवरिंग द सर्विस। वेयर एज गुड्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। गुड्स अलग जगह पड़े हुए हैं, जैसे कि गोडाउन में, जैसे कि क्रॉप्स एक वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। सो वहाँ पे जिसने गुड्स बनाए हैं उसका मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। जबकि अगर हम सर्विसेज की बात करें तो डेफिनेटली जिस बंदे ने डिलीवर करनी है सर्विस, मान लीजिए एक डॉक्टर है, अगर जांच करनी है तो डॉक्टर का होना ज़रूरी है। हम जांच अलग नहीं कर सकते हैं एक डॉक्टर से, राइट। इट इज़ ओन्ड बाय सम पर्सन्स, येस ऑब्वियसली। इट इज़ ट्रांसफरेबल। आप आराम से गुड्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे कि गाड़ी, जैसे कि घर, जैसे कि लैंड, जैसे कि फूड क्रॉप्स, जैसे कि फल, जैसे कि फूल, ठीक है ना। क्या हम सर्विसेज ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली? कैन द सर्विसेज बी ट्रांसफर्ड? नहीं, बिकॉज दे आर इनसेपरेबल। क्योंकि हम उसको एक्सक्लूड ही नहीं कर पा रहे थे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब एक्सक्लूडेबिलिटी नहीं है तो हम उसकी ट्रांसफरेबिलिटी पे कैसे बात कर सकते हैं, राइट। एंड लास्ट इज value in exchange. You get something in exchange. They have certain value. So this is some characteristics of goods. अब गुड्स किस प्रकार के होते हैं ये भी हमारे लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपके लिए जीडीपी समझना, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डीप डाइव करेंगे, वहाँ पे एक टर्म आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो अक्सर आप प्रिपेयर करते हुए न्यूज़पेपर्स में या आपकी रेफरेंस मटेरियल में देखते ही होंगे, ठीक है। सो वी टॉकिंग अबाउट गुड्स, ठीक है ना। तो गुड्स किस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हाउ डज इट स्टार्ट? कोई चीज़ रॉ मटेरियल होती है, ठीक है ना। मान लीजिए अगर हमें शुगर बनानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? शुगर केन चाहिए। तो शुगर केन क्या हो गया? रॉ मटेरियल। उसकी हम क्या करते हैं? उसकी हम करते हैं प्रोसेसिंग, मशीनरी को यूज़ करके। कुछ गुड्स होते हैं जिनको हम हाथ से प्रोसेस करते हैं और हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश्ड गुड्स में। नाउ व्हाट इज फिनिश्ड गुड्स? फिनिश्ड गुड्स इज समथिंग विच इज फिट फॉर कंजम्पशन, विच कैन बी यूज्ड। मतलब अब इसके ऊपर हमें फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है। नाउ जैसे ये रॉ मटेरियल कन्वर्ट हुआ फिनिश गुड में, इट इज़ फिट फॉर कंजम्पशन, इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था शुगर केन, यहाँ पे था शुगर केन। शुगर केन गॉट कन्वर्टेड इनटू शुगर, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा फिनिश गुड हो गया। याद रखिएगा मैं यहाँ वर्ड यूज़ कर रही हूँ फिनिश गुड, नॉट दी फाइनल गुड। अब दो तरीके, अब दो केस हो सकते हैं। केस ए हो सकता है, केस ए है कि राहुल गया बाजार में और वो जाके शुगर ले आया और उसने शुगर कंज्यूम कर ली चाय में डाल के, या डायरेक्ट चीनी खा ली, ठीक है ना। सो राहुल वेंट टू द मार्केट एंड दिस इज केस ए आई एम टॉकिंग अबाउट। तो केस ए में राहुल वेंट टू द मार्केट, शुगर लेके आया एंड कंज्यूम। तो इस केस में, केस ए में जो ये शुगर है ये क्या कहलाई जाएगी? दिस शुगर विल बी कॉल्ड एज फाइनल गुड। दिस शुगर विल बी कॉल्ड एज फाइनल गुड। वेयर एज अगर ये शुगर, मान लीजिए एक यहाँ पे बी केस है,
यहाँ पे कुल्फी बनाने वाला है, कुल्फी बनाने वाला, एक आइसक्रीम बनाते हैं जो, ठीक है ना. सो नाउ दिस पर्सन हु मेक्स कुल्फी गोज टू द मार्केट एंड गेट्स शुगर, बिकॉज उस शुगर में वो मिल्क ऐड करके वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे कुल्फी, एंड दिस कुल्फी विल बी सोल्ड इन दी मार्केट. ठीक है ना. इस केस में भी क्या शुगर फाइनल गुड है? नहीं. इन दिस केस शुगर इज नॉट अ फाइनल गुड, इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट गुड. क्यों? क्योंकि दिस शुगर इज यूज्ड इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ सम गुड. जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसी शुगर को यूज करके क्या बनाई जा रही है, कुल्फी. वेयर एज अगर शुगर डायरेक्टली कंज्यूम करी जा रही है, डायरेक्टली परचेज करी जा रही है कंज्यूमर द्वारा, और वो उसको कंज्यूम कर रहा है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए, देन इट बिकम्स द फाइनल गुड. मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था, रॉ मटेरियल कन्वर्ट हुआ फिनिश गुड में. नाउ फिनिश गुड फाइनल गुड कहलाया जाएगा या इंटरमीडिएट गुड कहलाया जाएगा, या ये इंटरमीडिएट गुड कहलाया जाएगा. इट विल डिपेंड कि इसको कौन खरीद रहा है एंड फॉर व्हाट पर्पस. अगर ये खुद के कंजम्पशन के लिए खरीदा जा रहा है देन इट विल बिकम अ फाइनल गुड. वेयर एज इफ इट इज कंज्यूम फॉर सम फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये बन जाएगा इंटरमीडिएट गुड. बस अभी आपको इतनी स्टोरी याद रखनी है. जब हम जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे फिर से स्टोरी पे आएंगे, कौन सी वाली पे, कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है. तो अभी हमने क्या पढ़ा, व्हाट आर गुड्स एंड व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ गुड्स, जिसमें हमने पढ़ा फिनिश गुड्स विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू फाइनल गुड्स एंड दी इंटरमीडिएट गुड्स. चलते हैं पीछे एंड वील टॉक अबाउट व्हाट आर सर्विसेज. तो सर्विसेज की अगर बात करें तो सर्विसेज होती है इंटैंजिबल. क्या आप देख सकते हो सर्विस, डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रहा है, कैन यू सी दैट इलाज, आपको वो इलाज दिखता है? नहीं, आपको सिर्फ उसका रिजल्ट दिखता है कि भाई जो पर्सन है, जो इलाज, जो पेशेंट है वो ठीक हो गया. ठीक है ना. जब लॉयर सर्विसेज देते हैं, या जब कोई बार्बर, जो नाई होते हैं, जब आप सैलून में जाके बाल कटवाते हैं, तो कैन यू सी दी सर्विस दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड? नो, यू सी दी एंड रिजल्ट. ठीक है ना. बिकॉज अ सर्विस इज इंटैंजिबल. ठीक है ना. इट कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी मेकर्स एंड इट इज हेट्रोजीनियस ऑल्सो. इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एक ही गाना है लेकिन दो जने अलग अलग तरीके से गाएंगे. ठीक है ना. आपने देखा होगा सिंगर्स डिफर, गाना एक ही है लेकिन उनका स्टाइल अलग होगा. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, चाय सबको बनानी आती है, राइट, चाय और मैगी, लेकिन हम क्यों बोलते हैं कि यार मम्मी आपके हाथ की चाय की बात ही अलग है? क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज दैट इज वेयर देयर इज हेट्रोजेनिटी. क्यों? कि देयर इज डिफरेंस इन दी सर्विस प्रोवाइडर. वेयरएज गुड्स में क्या, एक स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है और उसके बाद चीज़ें बनती जाती है एक बार के बाद, आप जब एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेट कर देते हैं. वेयरएज इफ वी टॉक अबाउट सर्विसेज में ऐसा नहीं होता. इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट्स व्हाई इट्स हेट्रोजीनियस. तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया गुड्स एंड सर्विस का. चलते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट्स पे. कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. नाउ व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी कुछ भी नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है एक तो टर्म सुन के. यूटिलिटी इज एज सिंपल एज वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी. इट इज एज सिंपल एज वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ गुड और सर्विस. अब ये वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, बहुत भूख लगी थी, चल के जा रहे थे, गोलगप्पे की रेडी दिखी, गोलगप्पे खाए, तो उससे क्या मिला आपको? आनंद. क्या मिलता है हमें गोलगप्पे खा के? आनंद मिलता है. फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे, मूवी देखी, मूवी के बाद डोमिनोज दिख गया, उसके बाद हमने खाया चीज बर्स्ट पिज्जा, तो उससे आपको क्या मिला? आपको मिला सुकून. सो दैट सुकून दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द यूटिलिटी. तो आप कहोगे मैम ये सब चीज़ें तो हम शुरू से जानते थे लेकिन हमें नहीं पता था इसे इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी बोलते हैं. दैट इज़ व्हाट आई कीप ऑन सेइंग कि इकोनॉमिक्स, हम ये जो चीज़ें हैं ये शुरू से हमारे इर्द गिर्द हैं. इट एग्जिस्ट इन आवर डेली लाइफ, बट हमें उसको इकोनॉमिक टर्म्स में बात करना नहीं आता था. हमें नहीं पता था कि जो सुकून एक चीज़ बर्स्ट पिज्ज़ा खा के मिलता है, बस उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं. सो किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी गुड या सर्विस की जो वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी, आई वांटेड टू ईट पिज्ज़ा, मेरा पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा था, जैसे मैं पिज्ज़ा खा रही हूँ, तो जो वो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज इटसेल्फ इज व्हाट इज यूटिलिटी. अब यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव. कैसे यूटिलिटी चेंज होती है? इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब फॉर एग्जाम्पल, एक स्मार्टफोन है. एक स्मार्टफोन आप एक
ओल्ड एज, घर में ओल्ड एज हमारे जो हमारे दादाजी नानी जी होते हैं उनको अगर हम दें, तो क्या उस स्मार्टफोन की यूटिलिटी एक टीनेजर के लिए ज़्यादा है या एक ओल्ड एज पर्सन जो अपने 70s या 80s में? डेफिनेटली इट इज़ मोर, द यूटिलिटी ऑफ अ स्मार्टफोन इज़ मोर फॉर अ पर्सन हु इज़ इन हिज और हर टीनेजर्स, क्योंकि उसको यूज़ करना आता है, उनको गैजेट्स यूज़ करने आते हैं। वेयर एज इफ़ यू सी, उनको यूट्यूब देखना है, उनको इंस्टाग्राम करना है, उनको स्नैपचैट करना है। वेयर एज इफ़ यू गिव इट टू दी पर्सन हु इज़ इन 70s एंड 80s, मे बी उनके लिए वो इतना यूज़फुल ना हो। Similarly, the utility also changes from place to place. अब मान लीजिए एक बंदा है, उसको ठंड लग रही है, बंदा या बंदी है, कोई भी है, पर्सन है, उसको बहुत ठंड लग रही है और उसके सामने आप लाके हीटर रख दे, तो उसके लिए यूटिलिटी डेफिनेटली उस हीटर की बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अ पर्सन जो एक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रहता है, और उसको अगर आप हीटर गिफ्ट करें तो आपको क्या लगता है किसका रिएक्शन ज़्यादा अच्छा होगा? डेफिनेटली अ पर्सन हु लिव्स इन अ कोल्ड क्लाइमेट, उसको अगर आप हीटर गिफ्ट करते हैं तो उसके लिए उसका यूज़ ज़्यादा है, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, सो दैट पर्सन वुड बी मोर हैप्पी एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज़ लिविंग, जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रह रहे हैं। उनको आप हीटर दो, आपको मुंह बनाएंगे ये क्या दिया है, उनको एसी देना चाहिए था ना आपको, भाई पहले ही गर्मी है आपने हीटर दे दिया। सो दैट इज़ वेयर आई एम सेइंग यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, प्लेस टू प्लेस। एक हीटर की यूटिलिटी एक हिल स्टेशन में ज़्यादा एज कम्पेयर टू अ प्लेस जहाँ पे बीचेस हैं, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट है इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। आया समझ? सो नाउ if you want to talk about the types of utility, क्योंकि utility के भी बहुत सारे types होते हैं। so utility जैसे there is total utility, there is marginal utility, there is time utility, service utility। तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, so where you can go to places, पेज नंबर 5, कहाँ पे स्टडी IQ की किताब खोलेंगे तो ये बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे आप टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ सकते हैं। मेरा काम ये था कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी पढ़ाना, कि यूटिलिटी की अगर हम जब बात करते हैं सो व्हाट यूटिलिटी एक्चुअली मीन्स। ठीक है, चलो अब एक हमारे छोटे से नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, विच इज प्राइस। सो प्राइस इज एज सिंपल एज वट एवर वी पे टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी टर्म्स में कोई भी गुड या सर्विस खरीदने के लिए जो हम वैल्यू दे रहे हैं, जो हम पैसा दे रहे हैं, दैट इज एज सिंपल एज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज लाए जाते हैं और जिनको खरीदने होते हैं वो भी वहाँ आते हैं सो दैट दे कैन बी एक्सचेंज। सो इट इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड। दो टाइप के लोग अपनी नीड्स को एक्सचेंज करते हैं, दैट प्लेस इज व्हाट इज मार्केट। नाउ व्हाट इज कॉस्ट? ये तो प्राइस पढ़ा, फिर मार्केट पढ़ा, अब व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट इज नथिंग, जो भी एक गुड को बनाने में खर्चा आता है। भाई जब हम गुड बना रहे हैं तो हमने एक लेबर हायर करी होगी, ठीक है ना। मान लीजिए मेरी एक आइसक्रीम फैक्ट्री है, आइसक्रीम बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा, फिर मैंने एक लेबर हायर करी होगी, मैंने मशीनरी इंस्टॉल करी होगी जो आइसक्रीम बनाएगी, फिर मैंने एक दुकान रेंट पे ली होगी ताकि वहां पे मैं अपनी आइसक्रीम की दुकान खोल सकूं और आइसक्रीम बेच सकूं। तो जब मैं इन सब की कॉस्ट को प्लस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरा कॉस्ट ऑफ production. So that is what is actually cost. The expenses incurred to manufacture or acquire a specific quantity of an item. ठीक है ना, जितना भी खर्चा आया मेरा किसको आइसक्रीम बनाने में, that is what my cost is. तो प्राइस क्या होता है? प्राइस इज what? the value of a good. ठीक है ना, कितने पे ये आइसक्रीम बिक रही है इज दी प्राइस, लेकिन उसको बनाने में कितना खर्चा आया है इज दी कॉस्ट। कहाँ बेच रही हूँ? मार्केट में, दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए ठीक है, अब कॉस्ट भी बहुत टाइप की होती है, हमने कॉस्ट की बात करी ना, कॉस्ट भी बहुत टाइप की होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट इज दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है ना, कॉस्ट बहुत टाइप की होती है, जैसे कि अकाउंटिंग कॉस्ट होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, पब्लिक कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। ये सारी कॉस्ट जरूरी नहीं है आपके लिए पढ़ना, बट डेफिनेटली पासिंग रेफरेंस एक आपकी आंखों के सामने से निकला होना चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट, जो टाइप ऑफ कॉस्ट जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि इस पे ऑलरेडी यूपीएससी एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, नाउ व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट?
वर्ड पे ध्यान नहीं देना आपको, सिर्फ ये ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट दी, इसको हिंदी में बोलें तो जो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आप कहोगे मैम ये क्या बात हुई? तो मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं जेब में, ठीक है ना, 100 रुपये. अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप मूवी टिकट खरीदेंगे या उससे एक बर्गर खरीदेंगे. अगर आप बर्गर खरीद रहे हैं, सो व्हाट यू आर लेटिंग गो, आप क्या जाने दे रहे हैं? आप जाने दे रहे हैं एक मूवी टिकट. बट अगर आप क्या चूज कर रहे हैं, आप मूवी टिकट, मूवी में जाना चूज कर रहे हैं, सो व्हाट यू आर लेटिंग गो इज, कुछ पाने के लिए क्या खो रहे हो? आप पा रहे हो मूवी टिकट, बट उसके लिए आपको क्या खोना पड़ रहा है? The option to eat an ice cream. So that is what an opportunity cost is. So it is the cost associated with choosing one alternative. तो हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव थे, A and B. या तो हम आइसक्रीम खाएंगे या हम मूवी जाएंगे. तो the cost of choosing one alternative, अगर हम A चूज कर रहे हैं, what is the cost of choosing this alternative over this alternative is my opportunity cost. ठीक है ना. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है. अब फार्मर के पास, अब एक फार्मर के पास लिमिटेड लैंड होती है, ठीक है ना. मान लीजिए उसने इसको 50-50 डिवाइड कर दिया और यहाँ पे वीट उगाया, यहाँ पे राइस उगाया. बट मान लीजिए उसको वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है. व्हाट ही हैज टू डू इज ही हैज टू फॉरगो द प्रोडक्शन ऑफ राइस. तो अभी तक अगर राइस यहाँ तक उगता था, 50-50 था ना, अब उसको रेशियो चेंज करके 60-40 या 70-30 करना पड़ेगा. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट? इट इज द कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव. आप वीट को चूज कर रहे हो ओवर राइस, सो यू आर चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव ओवर द अदर, और उससे रिलेटेड जो कॉस्ट होती है दैट इज व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हिंदी में समझा दिया. कुछ पाने के लिए जो खोना पड़ता है इज एज सिंपल एज इज व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द रेवेन्यू. ठीक है ना. रेवेन्यू इज व्हाट, जो हमने प्राइस निकाला था प्रोडक्ट का, प्राइस इनटू नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड. जितने हमने कुल्फी बेची, जितनी आइसक्रीम बेची, प्राइस इनटू नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड गिव अस दी रेवेन्यू. ठीक है. इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल. इक्विलिब्रियम आप वर्ड से ही समझ रहे होगे इसका स्टार्टिंग में. इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वल. सो समथिंग इज एट इक्विलिब्रियम कब? जब LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों साइड्स इक्वल होती है. तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कब आता है? कि मार्केट में जितनी डिमांड है, मार्केट में जितनी डिमांड है गुड्स की, सप्लाई भी उसको मैच कर पा रही है, उसको बोलते हैं हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. बट अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है, अभी आपको सिर्फ क्या समझना है, इक्विलिब्रियम इज वेयर इकोनॉमिक फोर्सेस, वो कोई से भी इकोनॉमिक फोर्सेस हो सकते हैं, वो डिमांड सप्लाई के हो सकते हैं, वो एक्सपेंडिचर और इनकम के भी हो सकते हैं. बट व्हेन दे आर इक्वल वी से दैट द कंडीशन इज ऑफ इक्विलिब्रियम. And the last term that you need to understand is income. Income क्या होती है? The amount of revenue. The amount of revenue a business earns from selling its goods and service and in compensation for their labor, service or investment is called income. भाई सामान बेच के जो आ रहा है उसमें से कॉस्ट रिड्यूस कर दो, जो बचा है वो क्या है? वो है हमारी इनकम. आया समझ? तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था टॉपिक? हमने स्टार्ट किया था कि भाई व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट. इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों पड़ रही है? इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़नी पड़ रही है क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है. फिर हमने बात करी थी कि इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस या ह्यूमन साइंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ते हैं ह्यूमन इंटरैक्शन को, कि किस तरीके से ह्यूमन इंटरैक्ट कर रहा है इन वेरियस सिचुएशंस. फिर कुछ कुछ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स पे हमने टच अपॉन किया जो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड फर्दर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. तो अब हमारे टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स जो हमें बेसिकली समझने की ज़रूरत थी वो हमने समझ लिए. नाउ व्हाट वील डू इज, व्हाट वील अंडरस्टैंड इज कि व्हाट आर दी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस क्या हैं? ठीक है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं. नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट आर दी branches of economics. तो economics all together can be divided into two parts. एक तो होता है microeconomics and the other one is the macroeconomics. Now what is microeconomics actually? Microeconomics क्या होता है? जब हम economics को एक इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि एक घर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, वो क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी कितनी इनकम है, उसमें से वो कितना पोर्शन सेव कर रहे हैं. जब हम इंडिविजुअल लेवल
एक इंडिविजुअल फैक्ट्री, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में बात करते हैं तो हम एक माइक्रो से समझ आ रहा है ना वर्ड छोटा, माइक्रो इज समथिंग छोटे लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम ब्रॉडर लेवल पे पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, कंट्री में जितने हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पे क्या चीज़ें कंज्यूम होती हैं सबसे ज़्यादा, किस चीज़ पे इंडिया के सारे हाउस होल्ड्स खर्चा करते हैं, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट अंडर मैक्रो। मैक्रो इज व्हाट इज बड़ा लेवल, बड़े लेवल पे। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, छोटे लेवल पे, एज द नेम सजेस्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हेन वी स्टडी द कंट्री एज अ होल और ऑन द कंट्री एज अ होल लेवल, ठीक है ना। अब अगेन इफ वी टॉक अबाउट दिस टेबल, यस ये टेबल आपको यहाँ तो है ही है, ये तो मैंने आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिया है। सो इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट दिस, डेफिनेटली आपको ये टेबल मिलेगी, टेबल पेज नंबर 9 पे, जहाँ हॉलिस्टिकली विद एग्जाम्पल समझाया हुआ है एज टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। किस चीज़ से कंसर्न्ड है मैंने आपको वो बताया, कहाँ एप्लीकेबल है, इट इज़ कंसर्न विद ऑप्टिमाइजेशन गोल्स ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, कि भाई किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए एक इंडिविजुअल मैक्सिमम चीज़ों को पा सकता है या मैक्सिमम वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, समथिंग विच इज टॉक्ड अबाउट इन दी माइक्रो लेवल। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बात होती है, कंसर्न विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द इंटायर इकोनॉमी। नाउ व्हाट वील डू इज, हम फर्स्ट चैप्टर को एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जो 2 टॉपिक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है पढ़ना वो थोड़े से डिटेल है। इट टॉक्स अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। सो I will not stretch this class much. आज के लिए हमारे लिए सिर्फ इतना अब्जॉर्ब करना ज़रूरी था कि भाई इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्यों इवॉल्व हुआ। देन वी टॉक्ड अबाउट कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इकोनॉमी में जो हमें समझने ज़रूरी हैं टू अंडरस्टैंड दी अदर कॉन्सेप्ट्स। देन वी टॉक्ड अबाउट एज टू व्हाट आर दी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट इज़ दी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द नेक्स्ट इज़ दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारी नेक्स्ट क्लास जो चैप्टर 1 में से ही होने वाली है उसमें हम बात करेंगे एज टू व्हाट इज़ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, एंड ऑल्सो वी लुक इनटू एज टू व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। जब तक अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू नो दैट यू हैव टू जस्ट ऑर्डर ऑन द अमेजोन और आपको घर बैठे ये किताब डिलीवर कर दी जाएगी। इफ़ यू डू नॉट यूज़ अमेजोन तो डेफिनेटली आप फ्लिपकार्ट से भी ये बुक मंगवा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे चैप्टर 1 के जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं विच इज़ रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई, उसको डिटेल में कवर करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया है लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।